हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अध्याय 2 मृदा जीवांश पदार्थ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कृषि रसायन विज्ञान का सेकंड लेसन है और इसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके जो एनुअल एग्ज़ाम हैं उसमें आ सकते हैं। केवल जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा और उन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, चाहे वो छोटे वाले क्वेश्चन हो चाहे बड़े वाले क्वेश्चन में आए। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर मैं सारी चीज़ें वो आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो आप धीरे धीरे वीडियो को देख करके उन क्वेश्चन को आप अलग से लिख सकते हो, ताकि उनको आप बाद में जो नोट्स वगैरह हैं आपके या फिर बुक हैं उसमें से मिलान करके आप उनको देख सकें और उनकी प्रिपरेशन है जो आपकी तैयारी है वो कर सकें। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सभी हल करवाऊँगा और बाकी जो इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने पीछे डाल रखी है, तो आप इस लेसन से जो रिलेटेड जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिससे कि आपका ये लेसन कवर हो जाएगा। और इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट जो लेसन है उसके बारे में बताया था कि फर्स्ट लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। उससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा और आपके जो एनुअल एग्ज़ाम हैं वो अच्छी प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो जैसा कि इसमें यहाँ पर दे रखा है मृदा जीवांश पदार्थ, उसमें फर्स्ट पर डेफिनेशन दे रखी है इसमें कि ह्यूमस क्या है। ठीक है, वैसे आगे भी है ये टॉपिक ह्यूमस वाला। तो इसमें जैसे यहाँ पर दे रखा है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये पीछे वाली वीडियो में भी अपने डिस्कस किया था और यहाँ पर भी इसमें थोड़ा बहुत दे रखा है। तो ये चीज़ आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप साथ के साथ या तो बुक में से नोट करते रहना या फिर कॉपी के अंदर लिखते रहना कि ये चीज़ इसमें आ सकती है। उससे अलावा आपकी एक भी चीज़ पेपर में नहीं पूछी जाएगी। तो ये जो लेसन है वो थोड़ा सा टफ है वैसे भी, और इसके अंदर से बीच वाला जो आपका मटेरियल है, जैसे 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे और इसमें से छोटे क्वेश्चन जो आपके वन लाइनर आएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। इनमें से जो ज़्यादा बड़ा जो क्वेश्चन है वो इसमें से नहीं आएगा। तो आपको केवल बीच वाला जो मटेरियल है वो तैयार करना है। छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हो। इसमें जैसे दे रखा है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, ह्यूमस का रंग कैसा होता है, ठीक है, हरी खाद के रूप में कौन सी फसल का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहले आपको ह्यूमस के बारे में थोड़ा ये डिटेल का पता होना चाहिए। वैसे ह्यूमस के बारे में आगे दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। आगे इसमें जैसे दे रखा है मृदा जीवांश के स्रोत, यानी मिट्टी के अंदर जीवांश पदार्थ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसके 2 स्रोत हैं मुख्यतः, यानी कि पौधों से भी आ सकते हैं। पौधे जो अपने फसल काट लेते हैं उसके अवशेष हैं, जड़ वगैरह है, तना है, पत्तियां हैं, तो वो मिट्टी में मिल जाती हैं, या फिर जीव जंतु हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं, तो उनके सड़ने गलने से जीवांश पदार्थ बनता है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। आगे इसमें जीवांश पदार्थ का संगठन दे रखा है। जीवांश पदार्थ का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि उसके अंदर जीवांश पदार्थ में कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो आगे नीचे इसमें सारा कुछ दे रखा है, तो ये ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवांश पदार्थ, आगे इसमें एक चार्ट दे रखा है जीवांश पदार्थ। तो जीवांश पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये जो है कार्बनिक पदार्थ वाला मैटर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कि जैसे आपके जैव रसायन वाला लेसन है उसमें भी ये चीज़ें सारी दी हुई हैं, तो उस लेसन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे।
ठीक है। तो जैसे कार्बनिक पदार्थ है वो दो प्रकार के हैं, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित होते हैं। तो जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं वो ये हैं, नाइट्रोजन रहित जो हैं वो नीचे वाले जो दे रखे हैं वो हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन युक्त में प्रोटीन भी आता है, और प्रोटीन जो होता है वो एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ है वो होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है, इथर होती है, लिग्निन होते हैं, ये सारे नाइट्रोजन रहित होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो ये आप चीज़ याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। ये सारी जो हैं शर्कराएँ सारी कार्बोहाइड्रेट होती है। सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज होते हैं वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। ये जटिल हैं, और जो शर्कराएँ होती हैं वो सरल होती हैं। सरल का मतलब होता है जिसमें कार्बन कम होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। जटिल का मतलब हो गया जिनमें कार्बन ज़्यादा होते हैं और जो टुकड़ों में टूटते हैं, यानी कि पहले जो पॉलीसैकेराइड है वो ओलिगोसैकेराइड में टूटेगी, ओलिगो फिर मोनोसैकेराइड में टूटता है। ठीक है। फिर उसी प्रकार से मोनो जो सैकेराइड है वो जल और CO2 के अंदर टूटेंगे। तो इस प्रकार से उनका अपघटन होता है। ये चीज़ आप आगे अपने पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा याद रख लेना कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। आगे इसमें दे रखा है जीवांश पदार्थों का संगठन, यानी ऊपर अपने जान लिया था कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा, लिग्निन, प्रोटीन वगैरह सब कुछ होते हैं जीवांश पदार्थों में। तो वो कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर होते हैं वो क्वांटिटी दे रखी है आपके सामने, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो क्वांटिटी है वो थोड़ी आप देख लेना कि कार्बोहाइड्रेट अगर है, यानी मिट्टी के अंदर ओनली कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब सीधा सा है, जैसे लकड़ियाँ वगैरह हैं, लकड़ियाँ जो बनी होती हैं वो सारी सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। उनमें सेल्यूलोज होता है 90% अब ही होता है, ज़्यादा ही होता है उससे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है। तो इनमें कौन कौन से तत्वों की कितनी मात्रा है वो थोड़ा सा याद कर लेना इसमें, परंतु मोटे तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि जीवांश पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। क्वांटिटी आप बाद में याद कर लेना चाहिए, परंतु पहले आपको पता होना चाहिए कि उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन, प्रोटीन ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद में आपको जीवांश पदार्थों का विच्छेदन के बारे में बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कैसे होता है। तो उसके अंदर ये जैसे ये चार्ट दे रखा है, आपको इसको समझ के बस केवल आपको नोट करना है, लिखना है। ठीक है। इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा, आपके सामने अच्छी प्रकार से दिया हुआ है। वीडियो की आप क्वालिटी है वो ठीक कर लेना, अगर साफ़ न दिखे तो उसकी क्वालिटी है वो 480 पिक्सल पर कर लेना, ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। ठीक है। क्योंकि PDF के थ्रू मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, बोर्ड पर इतना लिखा नहीं जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बुक है उसी की PDF है, उसी के दौरान मैं समझा रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन पढ़ रहे हैं अपने, कि जीवांश पदार्थों का विच्छेदन या कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन एक ही चीज़ है, वो आखिर होता कैसे है। तो उसके अंदर जैसे ये चार्ट दे रखा है, सिंपल सा चार्ट है, बस आपको इसको समझना है। तो इसमें जैसे दे रखा है शीघ्र विच्छेदित होने वाले। शीघ्र विच्छेदित होने वाले का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाते हैं, यानी कि इसमें निशान लगाया हुआ है नीचे की तरफ, यानी ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो आसानी से टूटेंगी, ये आसानी से टूटेगी, ये आसानी से, फिर नीचे वाली जो है वो थोड़ी धीरे टूटेगी। तो ये चीज़ तो मैंने पहले ही आपको बता दी थोड़ी देर पहले, कि जो सेल्यूलोज होता है वो जटिल होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है। लिग्निन जो होता है पॉलीसैकेराइड है। तो इसी प्रकार जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, आप जैव रसायन वाले लेसन में पढ़ोगे, मैंने पीछे वीडियो भी बना रखी है जैव रसायन की, आप देख सकते हो, पूरे लेसन की वीडियो है वो, तो अच्छी प्रकार से देख सकते हो उसको। तो उसमें प्रोटीन के बारे में भी बताया है, विटामिन के बारे में भी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्यूलोज जो टूटता है वो ओलिगोसैकेराइड में टूटता है, फिर मोनोसैकेराइड में टूटेगा। मोनोसैकेराइड जो है, यानी मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो सरल शर्कराएँ होती हैं। तो
कहने का मतलब ये सरल शर्कराएँ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे जाएंगे, उसी प्रकार ये चीज़ें जटिल होती जाएंगी। जिस प्रकार से मानव शरीर में होता है, कार्बोहाइड्रेट पहले टूटता है, ठीक है, प्रोटीन उसके बाद में टूटती है, सबसे अंत में वसा टूटती है, वसा, ठीक है। तो ये जो लिग्निन सेल्यूलोज होते हैं वो वसा की तरह ही होते हैं। मान लो ये तो हैं कार्बोहाइड्रेट, परंतु कहने का मतलब है वसा की तरह का मतलब है कि ये हार्ड होते हैं थोड़े, यानी कि कठिनाई से टूटते हैं। इनका जो अपघटन है सूक्ष्म जीवों द्वारा तेज़ी से नहीं किया जा सकता। तो यानी इसी प्रकार से जैसे अपने मान लो पत्तियां डालेंगे मिट्टी के अंदर, ये एक लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी जो है वो टाइम लगेगा उसको सड़ने गलने में, तो जो लकड़ी होती है वो सेल्यूलोज है। तो सिंपल सी बात है। तो ये अगर चार्ट आप ध्यान कर लेते हो तो इस चार्ट का मतलब ये है कि जो शर्कराएँ हैं वो सबसे जल्दी टूटेंगी। क्रूड प्रोटीन है, ठीक है, वो क्रूड प्रोटीन का मतलब जिस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण है, शुरुआत जो स्टेज होती है प्रोटीन की तो वो थोड़ी हार्ड होती है। उससे हार्ड हेमीसेल्यूलोज है, उससे हार्ड सेल्यूलोज है, उससे हार्ड लिग्निन है। तो कहने का मतलब है सबसे अंत में लिग्निन टूटेगा, फिर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन, और सबसे शुरुआत के अंदर सरल शर्कराएँ, स्टार्च और प्रोटीन टूटेंगी। स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। जैसे आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, आलू में जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो स्टार्च के रूप में होती है। तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है और अच्छी प्रकार से देख लेना। इसको केवल हिंदी में लिखना है। फिर जैसे यहाँ पर आपके दे रखा है ये सारी चीज़ें, ये जो दे रखी हैं, तो इसको आप अगर पढ़ोगे, ये चीज़ ऊपर भी दे रखी है यहाँ पर ये, तो ये जो चीज़ है वो सारी की सारी इस चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हो। जो इस चार्ट में दे रखा है वो ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो वाली बात नहीं है कि जीवांश पदार्थों का विच्छेदन है। आपको बस इतना ही समझना है कि सरल जो कार्बोहाइड्रेट है वो पहले टूटते हैं, या सरल शर्कराएँ पहले टूटेगी, फिर प्रोटीन टूटेगा, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज टूटेगा, लिग्निन टूटेगी, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही है। आगे फिर कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि पहले कौन सा टूटता है, किस प्रकार से टूटता है। और इसके अंदर मेरे हिसाब से जिस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर 3 नंबर वगैरह के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा बड़ा पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन समझाइए। तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। जैसे इसमें दे रखा है सरल शर्कराएँ, पहला दे रखा है सरल शर्कराएँ किस प्रकार से टूटती है, सिंपल सा है, ठीक है। जो ये रिएक्शन दे रखी है वो आप समझ लोगे तो सिंपल है बिल्कुल, वरना आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को ढंग से याद कर लेना, सिंपल सी है। और ये जो रिएक्शन है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, उल्टी है उसकी, रिवर्स है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें अपने जैसे लिखते हैं कि पौधों की पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश की उपस्थिति में जल को ग्रहण करके और वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करके क्या बनाया जाता है, पौधों हेतु भोजन बनाया जाता है, और ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो यानी कहने का मतलब है अब जो भोजन बना है, ठीक है, ये तो पौधों के अंदर की प्रोसेस है, और ये जो चीज़ हो रही है वो है मिट्टी के अंदर। मान लो मिट्टी के अंदर हो रही है, उसका अपघटन हो रहा है। मिट्टी के अंदर होने की वजह से इसका अपघटन होगा, और अपघटन होने पर यानी जो सरल शर्करा, सरल का मतलब होता है जिसमें कम से कम, ठीक है, या फिर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, यानी कम या ज़्यादा इतने ही मिलेंगे इसमें। C6H12O6 जो है वो छोटी से छोटी तो नहीं कह सकते, परंतु इससे छोटी भी है, C5H10O6O5। तो जो पेंटोस शर्करा होती है वो है। तो इसके बाद की जो है ग्लूकोज जो मुख्य रूप से काम आती है, संतुलित है, तो ये जो है सबसे छोटी शर्करा के रूप में है। तो इससे मान लो जब ये टूटेगी तो ये केवल इसी के अंदर टूटेगी, यानी इससे छोटी शर्करा नहीं बना सकते अपने, ठीक है, जो काम में आए वो शर्करा नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब है सरल जो शर्करा है वो इस चीज़ के अंदर टूटेगी, ठीक है, इससे छोटी नहीं बन सकती। तो C6H12O6 जो ग्लूकोज का अपघटन होगा,
ठीक है। तो वो किस में टूटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर टूटेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है। वही चीज़ आपको यहाँ पर सारी समझा रखी है, बता रखी है कि सरल शर्कराओं का विच्छेदन होता है तो वो किस में टूटती है, आपको यही चीज़ केवल लिखनी है। ठीक है। या फिर इसके अंदर दे रखा है, जैसे ऊपर वाली जो दोनों रिएक्शन दे रखी है, तो ग्लूकोज अगर ये दो रूप और हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल बना सकती है, ऑक्जेलिक अम्ल बना सकती है, या उसका ज़्यादातर अपघटन जो होता है वो CO2 व H2O के अंदर ही होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर मान लो जैसे क्वेश्चन आ जाता है सीधा छोटे के अंदर आ गया, मान लो 2 नंबर में पूछ लिया कि सरल शर्कराओं का अपघटन समझाइए, 1 नंबर में पूछ लिया सरल शर्कराओं का अपघटन कैसे होता है, या सरल शर्कराओं के अपघटन से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। तो उत्पाद आपको सिंपल सा है, ये उत्पाद बनेंगे। ठीक है, ये बनेंगे, तो इनके बारे में आपको लिखना है। रिएक्शन लिख दी, उसके बाद में सिंपल लिखना है कि ग्लूकोज टूटेगी तो ये चीज़ें बनेगी। ठीक है। इसके बारे में मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हो डिटेल से। यहाँ पर मैं केवल जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसी प्रकार स्टार्च होता है, स्टार्च किस प्रकार से टूटेगा वो चीज़ इसमें आसानी से लिख रखी है, आराम से आप लिख सकते हो स्टार्च के बारे में। उसी प्रकार हेमीसेल्युलोज है, तो हेमीसेल्युलोज के अंदर ये जो रिएक्शन दे रखी है वो है, यानी हेमीसेल्युलोज सरल शर्कराओं में, फिर पोलियोरोनाइड के अंदर, और फिर शर्करा अम्ल मिश्रण के दौरान इस प्रकार से ये रिएक्शन के दौरान टूटेगा। ठीक है। ऊपर सारी चीज़ें इसमें अच्छे प्रकार से लिख रखी है। सारा जो सिस्टम है वो स्टार्च की तरह ही होगा लास्ट के अंदर, यानी अंत के अंदर वही चीज़ें बनेंगी। तो कहने का मतलब है पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड में टूटेंगे, ओलिगोसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड के अंदर टूटेंगे। मोनोसैकेराइड का मतलब हो गया सीधा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो मैंने ऊपर बता दिया है कि किस प्रकार से टूटता है। उसी प्रकार जो आपके आगे दे रखा है सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज भी टूटेगा। ठीक है। और आगे इसमें दे रखा है लिग्निन, ऊपर यहाँ पर लिग्निन दे रखा है, तो लिग्निन का भी यही प्रोसेस है टूटने का। और इसके अंदर थोड़ा ये याद रख लेना कि लिग्निन को तोड़ा किससे जाता है, तो इन दो जो सूक्ष्म जीव हैं उनके नाम याद रख लेना, वेसिडियोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज लिग्निन का विच्छेदन करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। प्रोटीन जो है वो कैसे टूटती है, तो जो जैव रसायन आपका लेसन है उसके अंदर अच्छी प्रकार से बताया हुआ है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है। तो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिससे जो चीज़ बनती है वो अगर टूटेगी तो वही बनाएगी। तो एमिनो अम्ल बनेंगे प्रोटीन के टूटने से। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन जो यहाँ पर दे रखा है, वो अगर सीधा टॉपिक आता है तो उसमें आपको सारे लिखने पड़ेंगे, जैसे सरल शर्कराओं का विच्छेदन, स्टार्च का विच्छेदन, हेमीसेल्युलोज, सेल्युलोज, लिग्निन और प्रोटीन का विच्छेदन। ठीक है। 6 हो गए ये। तो इनके बारे में आपको 3-3 4-4 लाइन जो भी हैं वो लिखनी पड़ेगी कि ये सरल शर्करा है, इसका विच्छेदन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है। और फिर ये चीज़ें इसमें बनती हैं। उसी प्रकार स्टार्च, लिग्निन, प्रोटीन, हेमीसेल्युलोज, सेल्युलोज के बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है कि जैसे सीधा पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का अपघटन समझाइए, 2 नंबर में आ गया, तो उसमें आपको प्रोटीन के बारे में लिखना है कि ये प्रोटीन इस प्रकार से टूटती है। ठीक है। और इसके बाद में बनने वाला उत्पाद ये है, उसका नाम ये है। ठीक है। इस प्रकार से आगे है जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सिंपल सा है ये। तो ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए कि जीवांश पदार्थों का विच्छेदन जब होता है यानी वो टूटते हैं तो उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। तो प्रभावित करने वाली तो चीज़ें सिंपल सी होती हैं, जैसे पादप पदार्थ की प्रकृति। पादप पदार्थ की प्रकृति का मतलब होता है कि पादप का जो पदार्थ है, यानी कि कौन से पदार्थ का अपघटन हो रहा है। जैसे आलू है, आलू ज़मीन में है मान लो, तो आलू का अपघटन होगा तो आलू के अंदर स्टार्च पाई जाती है, तो कहने का मतलब हो गया स्टार्च का अपघटन होगा। फिर
जड़ें हैं या कोई मान लो फसल का तना है, जैसे कपास का तना है, तना मिट्टी के अंदर डाल दिया तो उसका अपघटन होगा। तो तने के अंदर मैंने बताया है सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज का अपघटन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से किसी में प्रोटीन होता है, तो वो होता है पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति का मतलब हो गया कि किस प्रकार का पादप है। ठीक है, यानी कि उसमें स्टार्च ज़्यादा है तो स्टार्च का अपघटन होगा। और ये ऊपर आपने अभी समझा है कि जो सरल शर्कराएं हैं या स्टार्च है उनका अपघटन जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर पौधे होंगे तो उनका अपघटन जल्दी होगा। सेल्यूलोज, लिग्निन वगैरह है, हार्ड प्रोटीन है, तो उनका अपघटन थोड़ा सा लेट हो सकता है। मृदा नमी सेकंड है। तो यानी ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो एक्स्ट्रा के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मृदा नमी जीवाश्म पदार्थों के अपघटन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसमें आपको समझना है, थोड़ा सा समझ के करोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। इस चीज़ को आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो बुक में दे रखा है वही चीज़ें लिखो, आप अपनी तरफ से इसको अच्छी प्रकार से साइंटिफिक रीज़न देकर लिख सकते हो। तो मृदा नमी जो है, तो मृदा नमी कैसे प्रभावित करेगी? किसी भी चीज़ का जो अपघटन होता है मिट्टी में वो मृदा नमी की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जो अपघटन होता है वो दो तरीके से होता है, वायवीय भी हो सकता है, अवायवीय भी हो सकता है, परंतु नमी का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें जैसे दे रखा है विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा मृदा जल धारण क्षमता की 60 से 80% होनी चाहिए। ठीक है, तो नमी, अगर जिन मृदाओं में नमी होगी और ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होगी तो उसमें विच्छेदन है वो जल्दी होगा। कई बार क्या होता है कि नमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 80-90%, 100% तक है, और उसमें ऑक्सीजन नहीं है और उसमें जो जीवाणु है वो वायवीय जीवाणु हैं, यानी वायु की उपस्थिति में काम करने वाले हैं, तब वहाँ पर क्या होता है कि उसकी दर कम हो सकती है, विच्छेदन की दर कम हो सकती है। तो उस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा भी प्रचुर होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो मृदा रंध्रावकाश है उसमें जल भी होना चाहिए और उचित मात्रा में वायु भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दलदली तरीके से नहीं होना चाहिए, उसमें सभी चीज़ें प्रचुर होनी चाहिए, तब क्या है कि मृदा नमी उचित होगी और उसका विच्छेदन जो है वो अच्छी प्रकार से हो सकता है। उसी प्रकार अगला है वायु संचार। तो ये तो मैंने बता दिया है अभी। वायु संचार का मतलब है उसमें हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, यानी कि गैसें हैं वो विच्छेदन होगा तो गैसें बनेंगी तो वो निकलती रहनी चाहिए, ऑक्सीजन आती रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छी प्रकार से उसके अंदर विच्छेदन तभी होगा जब गैसों का आदान प्रदान सही रूप से होगा। मृदा ताप, मृदा ताप का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म जीव करते हैं किसी भी चीज़ का विच्छेदन करने के लिए, सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं। सूक्ष्म जीव कोई से भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का विच्छेदन करने के लिए अलग अलग सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर दे रखा है नीचे, तो ये सूक्ष्म जीव हैं, तो इनके लिए एक विशेष उच्चतम तापमान जो है इसका और निम्नतम तापमान है वो अलग अलग होते हैं, यानी कम कम से कम तापमान कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, उस चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाता है। अगर उनको अच्छा तापमान मिलता है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूल तापमान उनको मिलता है, तो वे अच्छे प्रकार से काम करेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर अच्छी प्रकार से दिया हुआ है, देख लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इनमें से इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे विच्छेदन के दौरान मृदा नमी कितनी होनी चाहिए, तो ऊपर अपने पढ़ लिया। मृदा ताप कितना होना चाहिए वो भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कवर करते चलोगे तो अच्छा प्रकार से आप याद कर सकते हो। आगे है कार्बन अनुपात नाइट्रोजन, तो वो एक निश्चित होना चाहिए, कम ज़्यादा हो गया तो विच्छेदन की दर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पर दे रखा है नत्रजन की मात्रा अधिक होने या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित होने पर विच्छेदन तीव्र गति से होता है। नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो तीव्र होगा।
ठीक है। और इसमें दे रखा है जैसे नाइट्रोजन की मात्रा कम होने पर विच्छेदन की दर भी कम हो जाती है। तो याद रख लेना, विच्छेदन जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा के समानुपाती होता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया, विच्छेदन तभी ज़्यादा होगा जब मृदा में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। पीएच नॉर्मल ही है, 7 पीएच पर ज़्यादा होता है, इससे कम ज़्यादा होगा तो विच्छेदन कम हो सकता है या ज़्यादा, ठीक है, कम ही होगा। खैर, क्योंकि मृदा अम्लीय होगी तो भी कम होगा, क्षारीय होगी तो भी कम होगा। 7 जब होता है तो सही तरीके से विच्छेदन चलेगा। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व जैसे मृदा में उर्वरकों द्वारा पोषक तत्व मिलाने पर विच्छेदन की गति तेज हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जो जीव हैं उनको भी चाहिए थोड़ी बहुत मात्रा में पोषक तत्व। ठीक है, तो ये थे प्रभावित करने वाले कारक। इनको थोड़ा अलग अलग से भी याद कर लेना, क्योंकि जैसे मान लो सीधा पूछ लिया जाए कि मृदा में विच्छेदन की गति किस पीएच पर सर्वाधिक होती है, ठीक है, तो वो यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस पीएच पर सर्वाधिक विच्छेदन होता है। ठीक है, आगे इसमें जैसे दे रखा है कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र जो है वो मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है कार्बन चक्र की अलग से, तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कार्बन चक्र में सीधा कोई छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर वो पूछा जा सकता है तो सीधा पूछ सकते हैं कि कार्बन चक्र को समझाइए, बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ये जो कार्बन चक्र है वो मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। तो उसमें आप देख लेना कि कार्बन चक्र किस प्रकार से काम करता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, कार्बन चक्र में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो जो जीवांश पदार्थ होते हैं, ठीक है, जीवांश पदार्थ अपने मिट्टी में डाले तो याद रख लेना, कोई भी कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ होते हैं उसके अपघटन से CO2 बनती है। तो जीवांश पदार्थों के अपघटन से CO2 बनी, मृदा में गई। ठीक है, जंतु कार्बन या फिर पादप कार्बन का मतलब होता है पादपों के द्वारा जो कार्बन बनता है, ठीक है, या फिर CO2 जो है वो भी श्वसन के द्वारा पादपों के द्वारा निकाली जाती है। और जंतुओं के द्वारा भी, यानी जंतुओं का अपघटन होता है मिट्टी के अंदर, तब भी CO2 बनती है, यानी वो भी कार्बनिक पदार्थ हैं और पादप भी कार्बनिक पदार्थ हैं। तो यानी कहने का मतलब है इन सभी के द्वारा मृदा में CO2 आती है, यानी ये दोनों कार्बनिक पदार्थ हैं। और जंतु श्वसन के दौरान भी और पादप श्वसन के दौरान भी, ठीक है, जंतु श्वसन के दौरान भी CO2 आती है, यानी कि अपने श्वसन करते हैं, जीव जंतु सभी श्वसन करते हैं, पौधे भी श्वसन करते हैं, तो CO2 ही त्यागते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं वो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन देते हैं, CO2 लेते हैं। बाकी श्वसन के अंदर पादप और जंतुओं में एक जैसा ही होता है। तो उसी के दौरान CO2 है जो मिट्टी के अंदर आती रहती है। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है वो चलता रहता है। मिट्टी की CO2 का प्रयोग पौधे करते हैं, तो पौधे इस प्रकार से लेते हैं, जैसे यहाँ पर निशान लगा रखा है, ये पौधे लेंगे, इन्हीं पौधों का प्रयोग जंतु करेंगे। ठीक है, यानी पौधों को जंतु खाएंगे और जंतुओं से CO2 है वो दोबारा मृदा में आएगी। ठीक है, ये एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, यानी ये यहाँ तक तो ठीक है, फिर जंतुओं का अपघटन होगा, यानी जंतु जो होते हैं वो सारे कार्बनिक होते हैं, यानी जिनका अपघटन हो सकता है, और ये ही अपघटन से CO2 फिर बनेगी। तो यानी इस प्रकार से ये चक्कर है वो चलता रहता है। तो ये कार्बनिक चक्कर है, सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कार्बनिक चक्कर सीधा पूछा जा सकता है, बाकी इसमें छोटे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसको पूरा जो डायग्राम है, होल डायग्राम, वो आप याद कर लेना कि कार्बन चक्कर आखिर होता क्या है। ठीक है, आगे इसमें ह्यूमस दे रखा है, ह्यूमस, और इसके अंदर आपको बस केवल ह्यूमस की डेफिनेशन याद करनी है जो यहाँ पर दे रखी है। इस 4-5 लाइन जो है वो आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना कि ह्यूमस होता क्या है। पीछे भी जान ली है अपने, यहाँ भी दे रखी है तो पढ़ लेना इसको। ठीक है, ह्यूमस की केवल डेफिनेशन। आगे इसमें ह्यूमस के गुण दे रखे हैं, भौतिक और रासायनिक। तो इसमें से आप 5-6 गुण जो हैं वो ज़रूर याद कर लेना, और वो चीज़ देख लेना कि कौन से भौतिक हैं। भौतिक का मतलब सीधे देखने पर किस प्रकार का लगता है। ठीक है, और रासायनिक उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं,
यानी कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, धान जो भी हैं, धन आयन विनिमय क्षमता वगैरह। तो ये रासायनिक और भौतिक गुण इसके दे रखे हैं, इसमें से 5-5 अच्छा आप याद कर लेना। ठीक है, तो सीधा जैसे मान लो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया कि ह्यूमस क्या है, उसके भौतिक गुण लिखिए, ह्यूमस क्या है उसके रासायनिक गुण लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके 4-5 आप याद कर लेना। ह्यूमस का निर्माण, ह्यूमस कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें पहले दे रखा है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, सिंपल सा है ये। तो 3 हैं शायद, इसके 3 पार्ट हैं। तो इसमें आप पॉइंट के पहले नाम याद रख लेना, तीनों पॉइंट जैसे आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों पॉइंट के नाम याद रख लेना और उनमें से 2-2 3-3 लाइन जो भी हैं वो लिख देना। ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, रोध्य अणु जीव ऊतक का निर्माण और प्रोटीन मृतिका संयोजन है। 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, बस 3 आपको याद रखने हैं, ये कुछ नहीं है ज़्यादा। आगे इसमें दे रखा है ह्यूमस का संगठन। जिस प्रकार से पीछे अपने पढ़े थे जीवाश्म पदार्थों का संगठन, कार्बनिक पदार्थों का संगठन, कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में, ये है ह्यूमस का संगठन। तो ह्यूमस के संगठन के अंदर तो इसमें जैसे दे रखा है वही सारी चीज़ें हैं। ह्यूमस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ ही होता है, ठीक है। और जो ज़्यादा सड़ गल जाने से उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, और उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो नॉर्मल कार्बनिक पदार्थ होता है उसकी मात्रा से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ होता है तो ब्लैक ही होता है। तो जैसे अपने पीछे पढ़ा था, कार्बनिक पदार्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है वो सेम ही हैं, ठीक है। क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु जो आगे वाली जो चीज़ें हैं इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम हैं। ये जो हमारी इसकी क्वांटिटी जो है यानी ये वो थोड़ी अलग हो सकती हैं, बाकी इसके अंदर सारा कुछ सेम है। आगे इसमें जैसे इसमें आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इसके कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं ह्यूमस के अंदर। और एक चीज़ ये याद रख लेना इसमें, यानी कि ह्यूमस का जो तत्वों का संगठन है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है, क्योंकि ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो जो कार्बनिक पदार्थ है तो यानी कहने का मतलब कार्बन उसमें ज़्यादा होगा। तो 50% अब वही होता है, जितना अच्छा ह्यूमस होगा उसमें कार्बन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, कार्बन की मात्रा 50% होती है। आगे है जीवाश्म पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। पहले इसमें आपको टॉपिक के बारे में समझना है कि जीवाश्म पदार्थों के बारे में क्या कहा गया है, यानी जो जीवाश्म पदार्थ हैं वो मृदा गुणों व मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव डालते हैं। यानी अगर अपने मिट्टी के अंदर जीवाश्म पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो वो क्या प्रभाव डालेंगे। सिंपल सी बात है, जीवाश्म पदार्थ का मतलब हो गया FYM, ठीक है। या फिर अपने मान लो हरी खाद हो गई, तो वो अगर मिट्टी में डालते हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा मिट्टी पर, उनके बारे में लिखना है। तो ये चीज़ें अगर आप टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ जाते हो, यानी इसके अंदर क्या कहा गया है, क्या पूछना चाहता है वो, तो उसके बारे में फिर आप आसानी से लिख सकते हो। मृदा संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मृदा संरचना सुधरेगी, सिंपल सी बात है। FYM डालेंगे तो मृदा संरचना सुधरेगी। सबसे अच्छी जो संरचना होती है तो दानेदार होती है या फिर कणाकार होती है, ठीक है। तो जो कणाकार संरचना बनेगी, यानी कि जो मृदा के कण हैं उनकी जो संरचना है वो सुधरेगी, जलधारण क्षमता बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। यानी कि मिट्टी के अंदर अपने कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो कार्बनिक पदार्थों के अंदर स्पंदन क्षमता है, ठीक है, जल को धारण करने की क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो बढ़ेगी, ठीक है। वायु संचार बढ़ेगा, रंध्रावकाशों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, मृदा ताप भी बढ़ेगा। ताप इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ब्लैक कलर होता है और वो मृदा प्रकाश जो है लाइट है उसको ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दिए हुए हैं, एक एक जो पॉइंट है वो सिंपल सिंपल है, सारे आसानी से आप पढ़ोगे याद रह जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जीवाश्म पदार्थों के प्रयोग से, या सीधा पूछ लिया जाए आपको FYM के प्रयोग से,
या वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से, हरी खाद के प्रयोग से, उनका मतलब यही है कि ये कार्बनिक पदार्थ है। अपने को ये नहीं ध्यान रखना है वहाँ पर हरी खाद के प्रयोग कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कार्बनिक पदार्थ ही प्रयोग कर रहे हैं। तो कार्बनिक पदार्थ के प्रयोग से या जीवाश्म पदार्थ के प्रयोग से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये क्वेश्चन आ गया मान लो। तो उसके अंदर आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कैसे प्रभावित होगी, या तो वो कम होगी या ज़्यादा होगी, या फिर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ इसमें अगर ज़्यादा डालेंगे, अपने मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मान लो ज़्यादा डालते हैं, तो उसकी धनायन विनिमय क्षमता हमेशा बढ़ेगी। धनायन विनिमय क्षमता का मतलब जो मृदा कणों पर जो धनायन होते हैं उनके विनिमय करने की क्षमता, यानी आदान प्रदान, एक से दूसरे कण पर आने जाने की जो क्षमता होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं वो बढ़ेंगे, मिट्टी के अंदर बढ़ेंगे, तो वो आदान प्रदान ज़्यादा होगा, आदान प्रदान ज़्यादा होगा, पौधों को पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, पौधे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट का नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। ठीक है, ये 14-15 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर आपके, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। आगे इसमें दे रखा है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का सूत्र सिंपल सा है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में उपस्थित मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा। ठीक है, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, यानी मिट्टी के अंदर प्राप्त होने वाला कार्बन कितना है। वैसे कार्बन बहुत पड़ा रहता है, कार्बनिक पदार्थ बहुत होते हैं, जो पौधों को प्राप्त हो सकता है वो कितना है, मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा, यानी कहने का मतलब है टोटल इन दोनों की अमाउंट कितनी है, मिट्टी के अंदर कार्बन कितना है, मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो यानी जो बटा के अंदर कोई भी चीज़ रखते हैं अपने, जैसे 2/3 है, तो उसका मतलब हो गया 2:3, यानी पहली जो चीज़ है वो 2 भाग है, दूसरी जो चीज़ है वो 3 भाग है, टोटल हो गए 5 भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको केवल इसका सूत्र याद रखना है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी सूत्र से बनेगी, यानी मिट्टी के अंदर इन 2 पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा सा दे रखा है यहाँ पर, इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लेना, आप देख लेना कि इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी है कि कृषि भूमियों की कार्बन अनुपात नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, नॉर्मल शुष्क मृदाओं में कितना है, और जैसे नीचे इसमें दे रखा है फलीदार फसलों के अंदर कितना होता है, FYM का कितना है, बैक्टीरिया का कितना होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप इसको नोट कर लेना, यानी कई बार क्या है कि कंपटीशन वगैरह में या फिर छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि FYM में CN रेशो कितना होता है। ठीक है, आगे इसमें कार्बन अनुपात नाइट्रोजन का महत्व दे रखा है कि महत्व क्या है इसका, यानी कि महत्व का मतलब है कि CN रेशियो क्या होता है कि मिट्टी के अंदर कार्बन कितना है और नाइट्रोजन कितना है, यानी ये अच्छी प्रकार से इसका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए मिट्टी के अंदर। अगर ये अनुपात कम ज़्यादा हो जाता है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसका महत्व क्या है तो वो आपको थोड़ा देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे इसमें जैसे दे रखा है नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन चक्र है, यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पर, ये नाइट्रोजन चक्र है। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में मैंने पीछे 2 वीडियो डाल रखी है नाइट्रोजन चक्र की, और उसके अंदर सारा कुछ डिटेल से अलग अलग जो डेफिनेशन हैं, जैसे स्थिरीकरण है, खनिजीकरण है, अमीनीकरण है, अमोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, विनाइट्रीकरण है, उन सभी के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में आप जान सकते हो। जैसे यहाँ पर आप नाइट्रोजन चक्र के बारे में कितना पढ़ना है आपको, तो इसके अंदर जो छोटी छोटी डेफिनेशन है 4-5, उनके बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि उनमें से मुझे लगता है 1 या 2 ज़रूर पूछी जाएंगी। जैसे सीधा पूछ लिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, ठीक है, सीधा खनिजीकरण के बारे में पूछ लिया, खनिजीकरण क्या है, मिनरलाइजेशन, और अमीनीकरण क्या है, अमोनीकरण क्या है, नाइट्रीकरण क्या है, विनाइट्रीकरण क्या है,
नाइट्रीकरण में काम आने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए, ठीक है, विनाइट्रीकरण में काम आने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बात है छोटे क्वेश्चन की। बड़े क्वेश्चन के अंदर सीधा नाइट्रोजन चक्कर पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन चक्कर को सविस्तार समझाइए। इसके अंदर ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है जो ऊपर यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये डायग्राम मैंने अच्छी प्रकार से, यहाँ पर आपके जो बुक में दिया हुआ है ये आपके शायद समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से क्या चीज़ है। इसके पीछे मैंने नाइट्रोजन चक्कर की वीडियो डाल रखी है, वो आप देख कर अच्छी प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बार में समझ में ना आए 2-3 बार देख लेना उसको, तो लगभग समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो फिर देखते हैं, मैं दोबारा करवाऊँगा। प्रत्येक लेसन को एक बार रिवाइज ज़रूर होगा ये। तो इसके अंदर आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे इसमें दे रखा है स्त्रीकरण, ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ये जो डायग्राम दे रखा है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें स्त्रीकरण की क्या दे रखी है, अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना स्त्रीकरण कहलाता है। सिंपल सा है, ठीक है। तो इसी के अंदर जैसे यहाँ पर दे रखा है, मृदा में नाइट्रोजन का अधिकांश भाग कार्बनिक रूप में होता है जो उच्च पौधों को अप्राप्य होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में परिवर्तित होती है स्त्रीकरण कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो मिट्टी में है वो कार्बनिक रूप में ज़्यादा पाई जाती है और कार्बनिक पौधे आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इसे अकार्बनिक रूप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अकार्बनिक रूप में कन्वर्ट करने को क्या कहेंगे, खनिजन कहेंगे या खनिजीकरण कहेंगे, ठीक है। तो ये रहा जैसे, और अकार्बनिक रूप कौन सा है वो आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। कार्बनिक रूप कौन सा है, कार्बनिक रूप है प्रोटीन, ठीक है, याद रख लेना। नाइट्रोजन का कार्बनिक रूप कौन सा है, प्रोटीन है, ये हो गया। और नाइट्रोजन का अकार्बनिक रूप कौन सा है, अमोनियम और नाइट्रेट, जो नाइट्रोजन के प्राप्य रूप हैं। तो पौधे जो हैं वो इसी रूप में ग्रहण करते हैं, इसके अलावा दूसरे रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। तो यानी कि कहने का मतलब है प्रोटीन को, यानी ये जो कार्बनिक है उसको अकार्बनिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बनिक को अकार्बनिक में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, खनिजन कहते हैं। तो ये सिंपल सा है, यानी कि क के बाद में ख आएगा तो इसके बाद में, यानी कि क के बाद में ख आ दे तो अकार्बनिक होगा। क ख फिर अकार्बनिक, क ख फिर अकार्बनिक। तो क ख का मतलब कार्बनिक, ख का मतलब खनिजन, फिर अकार्बनिक, ठीक है। तो ये खनिजन की डेफिनेशन हो गई, सिंपल सी है। तो इस प्रकार से आपको स्त्रीकरण की डेफिनेशन हो गई, खनिजन की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद में ये रिएक्शन सिंपल सी है, यानी कि प्रोटीन जो है वो प्रोटियोस में टूटेगा, फिर पेप्टोन्स में टूटेगा प्रोटीन, या फिर सीधा आप लिख सकते हो प्रोटीन जो है वो अमीनोमर, यहाँ पर अमीनोमर लिख सकते हो आप। फिर नाइट्राइट नाइट्रेट, यानी इस जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस है वो अमीनीकरण, अमोनीकरण और फिर नाइट्रीकरण होती है, ठीक है, वो आगे आएगा इसमें। तो ये शॉर्ट में दे रखी है यहाँ पर, पहले यहाँ पर अमीनीकरण होगा, फिर अमोनीकरण, फिर नाइट्रीकरण होगा। तो यानी ये जो बीच की प्रोसेस है उसको छुपाया गया है, वो आगे आपने देखेंगे। तो इसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया अमीनीकरण, अमीनीकरण में क्या होगा, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने पीछे नाइट्रोजन चक्कर अच्छी प्रकार से बताया, आप वहाँ पर देख सकते हो वो वीडियो। तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। उसमें अमोनीकरण की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और शॉर्ट में उसमें मैंने बताया, जितना उसमें बताया वो अगर आप लिखते हो तो आसानी से लिख सकते हो। बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दे रखा है इसमें, तो बुक वाला नए लिखो चाहे, परंतु आपको नाइट्रोजन चक्कर का जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा उसमें। तो आगे इसमें नाइट्रीकरण दे रखा है, नाइट्रीकरण क्या होता है, ठीक है। फिर भी नाइट्रीकरण दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये भी नाइट्रीकरण है। तो ये मैंने उस डायग्राम में अच्छी प्रकार से बताया है। इस रिएक्शन को भी मैंने अच्छी प्रकार से सोल्व किया है, समझाया है उसमें। तो ये नाइट्रोजन चक्कर था।
कि नाइट्रोजन चक्कर किस प्रकार से होता है, कैसे काम करता है। तो इसमें आपको केवल और केवल 4-5 जो डेफिनेशन है वही केवल याद करनी है। जैसे पहली हो गई स्त्रीकरण, सेकंड खनिजीकरण, थर्ड अमीनीकरण, फोर्थ अमोनीकरण, फिफ्थ नाइट्रीकरण, सिक्स्थ विनाइट्रीकरण। ठीक है, बस इतनी आपको 6 डेफिनेशन याद करनी है। उनको समझाना है कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी प्रोसेस होती है। अकार्बनिक कार्बनिक में जाएगा, क्या बोलते हैं, कार्बनिक को अकार्बनिक में क्या बोलते हैं। फिर अकार्बनिक से अमोनिया बनती है, अमोनियम से क्या चीज़ बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो चीज़ स्टेप्स हैं वो लाइन टू लाइन अकॉर्डिंग आपको समझाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो अगर पूरा लिख दोगे तो वो नाइट्रोजन चक्कर हो जाएगा। नाइट्रोजन चक्कर का डायग्राम मैंने पीछे बताया हुआ है। ठीक है, तो वो लिखना है आपको। आगे है मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। तो ये सिंपल सा है, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो जीवाणु हैं। ठीक है, तो जीवाणु कौन कौन से पाए जाते हैं उनके 2 नाम याद रख लेना। एक्टिनोमाइसिटीज हैं, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। और याद रख लेना ये जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इन्हीं के कारण क्या होती है, जब बरसात वगैरह होती है तब एक स्मेल आती है मिट्टी में से, वो इन्हीं के कारण आती है। कवक होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के दिए हुए हैं, तो इनके केवल नाम याद रख लेना भी, ये होते हैं। मृदा जीवाणुओं के कार्य, क्या हम क्या करते हैं, सिंपल सा है। मृदा जीवाणुओं के क्या क्या काम हैं, अपघटन के काम आते हैं, नाइट्रीकरण के काम आते हैं, विनाइट्रीकरण के काम आते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस को घोलने के काम आते हैं, यानी यह घुलनशील फॉस्फोरस है उसको घुलनशील में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। तो ये तो सिंपल सा है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं। आगे इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण दे रखा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता कैसे है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार के जीवाणुओं से होता है, सहजीवी और असहजीवी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करने वाले, यानी कि दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे। तो इनके एग्जाम्पल याद कर लेना भाई। ठीक है, सहजीवी का एग्जाम्पल कौन सा है, असहजीवी का एग्जाम्पल कौन सा है। जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो ये टाइप हैं इनके। आगे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम किस प्रकार से काम करता है वो यहाँ पर दे रखा है, राइजोबियम कैसे काम करेगा। और ये जो सारणी है वो इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो सारणी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सारणी को अच्छी प्रकार से याद कर लेना। इसमें 3 जो पॉइंट हैं वो अच्छी प्रकार से याद कर लेना। एक तो रिजका, और एक मटर, और एक सोयाबीन। ठीक है, 3 ये इम्पोर्टेंट है, तीनों के नाम याद कर लेना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोयाबीन में कौन सा राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है, तो राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये इनका याद कर लेना। और आगे इसमें जैसे दे रखा है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी का मतलब होता है जिनके बीच में कोई सहजीवन नहीं पाया जाता, यानी एक दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं। तो इसके अंदर वातजीवी का मतलब होता है एरोबिक, यानी कि वायवीय, यानी वायु की उपस्थिति में काम करने वाले। तो इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखा है नीचे। ठीक है, एजेटोबैक्टर ही होता है, एजेटोबैक्टर इसका एग्जाम्पल है। और अवायवीय का जैसे दे रखा है, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, नाम से स्पष्ट है अवायवीय यानी एनाएरोबिक। तो इसका मतलब हो गया वायु की अनुपस्थिति में काम करेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति कहाँ पर होती है, शुष्क क्षेत्रों के अंदर तो वायु बहुत ज़्यादा होती है मिट्टी के अंदर। जो दलदली क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जिन मृदाओं में पानी ज़्यादा होता है, जल निकास की समस्या होती है जहाँ पर, वहाँ पर ये जीवाणु जो विच्छेदन होता है वो करने के काम में आते हैं। तो इसका नाम याद रख लेना, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम होता है। ठीक है, ये जो जीवाणु होता है वो अवायवीय जीवाणु है। तो इनके बारे में ये लेसन अब आपका हो गया कंप्लीट। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना जितना मैंने बताया है। थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा देख के आप उसको हल कर लेना। तो जो जो क्वेश्चन बताए हैं वो पढ़ लेना, उससे ऊपर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा।
आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो आप अच्छे प्रकार से क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो इससे पहले वाला जो लेसन था फर्स्ट लेसन, उसकी वीडियो मैंने पीछे कल डाल रखी है, तो पीछे देख सकते हैं आप। और इससे रिलेटेड जो बीच में पॉइंट मैंने छोड़े हैं उसकी वीडियो पीछे डाल रखी है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। धन्यवाद।